हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम इस समय कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस की क्लासेस को, और उसमें आज का ये जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं यूपी की सोसाइटी को। आपके सिलेबस में टॉपिक जो 5 है वो यूपी की सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दों को कवर करता है। इससे पहले मैंने आपको 4 जो टॉपिक हैं उसमें उनको करा दिया है, तो उसमें यूपी की कंप्लीट हिस्ट्री कवर हो गई है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पार्ट। तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो लिखा गया है। तो इसमें हमको यूपी के ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दों को पढ़ना है। फिर इसके अलावा जो सामाजिक संरचना है, जैसे ये सामाजिक संरचना, फिर उसमें जो त्यौहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, लोक साहित्य, भाषाएं, बोलियां, सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन वगैरह जो भी सारे टॉपिक हैं ये सब आते हैं, इनको कवर करना है। तो आज की ये इसका मतलब जो टॉपिक 5 है उसका फर्स्ट पार्ट है। एक पार्ट कल आएगा और उसमें ये हम कवर कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे यूपी की पॉलिटी पे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसमें हम मात्र 2 टॉपिक को आज कवर करेंगे। एक यूपी की जनजातियों को, और दूसरा यूपी में जो शहरीकरण वाले मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है तो मैं बहुत आराम से आज बोलूँगा, और इसीलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखूँगा। बाकी कल का वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और उसमें हम कंप्लीट ये वाला टॉपिक सब कवर कर लेंगे, ठीक। तो देखते हैं इस वीडियो को। यूपी की जनजातियों पे अगर क्वेश्चन आता है तो यही आएगा जनरली, मतलब ये नहीं पूछेगा कि यूपी की कौन कौन सी जनजाति हैं, किस क्षेत्र में, कहाँ पे क्या है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा कि जो यूपी की जनजातियां हैं इनके बारे में, इनकी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्थिति बताइए, या अच्छी नहीं तो इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने देखो बहुत सिंपल में कुछ डेटा लिख दिया है, क्योंकि अब जनजातियों पे आप ये तो बताओगे नहीं कि जनजातियां होती क्या हैं, परिभाषा इसकी तो बतानी नहीं है ओवरऑल। तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इंट्रोडक्शन जो हो वो हमेशा कोई ना कोई डेटा से होना चाहिए, ठीक। तो इसमें आप यूपी की जनजातियों को एक डेटा से दे सकते हो कि यूपी में कौन कौन सी जनजातियां हैं, ज़्यादातर उसमें क्या कौन सी शामिल है, और यूपी की जनजातियां जो हैं उनका प्रतिशत कितना। तो मैंने लिख दिया है जो यूपी की राज्य की कुल जनसंख्या है उसका 0.57% जो है वो मात्र जनजातियां। तो यानी जनजातियों की जो आबादी है वो 1% भी नहीं है, 0.57%। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और दूसरे जो यूपी की जनजातियां हैं उसमें थारू, राजी और कुम्हार, ये मतलब मेन जनजातियां हैं जो इसमें शामिल हैं। तो आप लोग इंट्रोडक्शन इस तरह से ही लिखा करिए कि आप ऐसे लिखना कि यूपी की जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.57% हैं, और इसमें थारू, राजी, कुम्हार आदि मुख्य जनजातियां हैं। और इन जनजातियों की जो सामाजिक संरचना है वो ग्राम आधारित होती है, ठीक है। ये आप इंट्रो में इतना करके खत्म कर सकते हैं। तो बाकी आप देख लो, सामाजिक संरचना चूंकि गांव आधारित है, और गांव में भी खासकर ये लोग बहुत रूरल सेक्टर में, मतलब फॉर रूरल इनको बोल सकते हैं, जहाँ पे मतलब कोई भी सुविधाएं वगैरह नहीं पहुंचती, और ये थोड़ा सा बाकी जो जनजीवन है ग्रामीण का उससे भी ये लोग अलग हटके रहते हैं। अब ग्राम आधारित भी जो जनसंख्या है तो उसमें ये लोग प्रॉपर कृषि नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम ही होंगे जनजातियां जो कृषि करती होंगी। तो ग्राम आधारित में आप कृषि लिख सकते हो, वन्य उत्पाद जो जंगलों में पत्ते वगैरह ये सब बीनते हैं, हस्तशिल्प आदि के आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। तो कृषि, वन्य उत्पाद, हस्तशिल्प ये सब इनकी आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। पारंपरिक नृत्य, संगीत, कला और त्यौहार, और खासकर इनके अलग ही होते हैं, विशिष्ट टाइप के होते हैं, इनकी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये सब में आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो। अब ये मेन बॉडी पार्ट में मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। क्योंकि हम टू द पॉइंट नोट से पढ़ते हैं तो इसमें कुछ भी मतलब हमने अलग से भाषा ही नहीं लिखा है, आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ तो शॉर्ट में नोट्स बना दिया है। सामाजिक आर्थिक स्थिति इनकी कैसी है, तो इसमें 3 चीज़ें लिखना, शिक्षा और आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य। तो शिक्षा इनकी बहुत ही निम्न है। अब ये शिक्षा निम्न है, इसको आपको यहीं लिख के छोड़ नहीं देना है। मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको ये ना लगे कि आपको मतलब इसमें कम डेटा या कम चीज़ें लिखी गई हैं। जब आप GS1 में पढ़ेंगे, चूंकि आप एग्ज़ाम अभी नहीं देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम आप देने जाएंगे मार्च या अप्रैल में, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, लास्ट मार्च या अप्रैल की शुरुआत में, तो तब तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, जो कि आप जनवरी फरवरी में ही पढ़ लोगे, मैं ही करा दूंगा सारा। तो जब हम जनजातियां या फिर सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, खासकर इंडियन सोसाइटी में GS1 में, तब मैं वहाँ पे ये भर भर के डेटा आपको दूंगा और बताऊंगा कि
जनजातियों का जो शिक्षा का प्रतिशत है, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच का प्रतिशत है, वो अन्य जो कास्ट हैं उनके मुकाबले कितना कम है। तो वो सब डेटा आप यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे टू द पॉइंट नोट से आप समझो आपको लिखना क्या है, ठीक है। वो सब डेटा आपको याद रहेगा, वो यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो शिक्षा इसकी निम्न है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मतलब ये बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अंत्योदय जो धारक हैं वो सब रहते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो कुपोषण है, स्वास्थ्य की सीमित पहुंच है, ये सब मुद्दे आप लिख सकते हो। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशिष्ट भाषा बोली है, विशिष्ट त्यौहार और अनुष्ठान है, कला व हस्तशिल्प जिसमें नृत्य संगीत आते हैं, ये भी इनके विशिष्ट अलग प्रकार के होते हैं। अब जनजातियों से जुड़ी चुनौतियां क्या है, तो मैंने देखो इसको 6 पार्ट में लिख दिया है टू द पॉइंट करके। तो भूमि अधिकार से संबंधित चुनौतियां, यानी इनको भूमि अधिकार ही नहीं प्राप्त है, ये लोग स्वामित्व तो इनके पास नहीं, मालिक नहीं होते हैं। विस्थापन का इन पे खतरा रहता है कि कहीं भी प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी विकास कार्य हो रहा है या फिर कभी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दबाव में इन लोगों का विस्थापन होता रहता है, ये इधर उधर बसते रहते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य तो इनका खराब है ही है, अभी हमने देखा। आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है समाज में। संस्कृति का संरक्षण, इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है तो वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो ये सब चुनौतियां, भेदभाव छुआछूत इनके साथ होता है समाज में। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, आप लिख सकते हो। सरकार के प्रयास, तो जनजातियों के संरक्षण आदि के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही। तो देखो जो 2025-26 में बजट था उसमें ईएमआरएस आप लोग ने सुना होगा, टीचिंग के जो बच्चे तैयारी करते हैं बीएड वगैरह, वो लोग इसके फॉर्म भी भरते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं जनजाति बच्चों के लिए लगाए गए। इसमें गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ये जो बजट 2025-26 में इसको लाया गया था, ठीक। फिर प्रधानमंत्री की एक स्कीम चलती है, पीएम जनमन स्कीम। तो प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान इसको बोलते हैं। तो अब ये मत सोचना यूपी का पेपर है तो आप इसमें प्रधानमंत्री की स्कीम क्यों लिखोगे, क्योंकि लागू तो राज्यों में ही होगी ना प्रधानमंत्री का, तो यूपी में ही है। और इसके लिए बजट जो था वो 150 करोड़ से बढ़ा के 300 करोड़ कर दिया गया। तो ये बजट वाला जो इस टाइप का डेटा होता है, ये हर एक, मतलब आप जो टॉपिक पॉइंट लिखोगे हर एक पॉइंट में नहीं डालना रहता है, पर किसी एक पॉइंट में, एक आध पॉइंट में आप डाल सकते हो, ठीक। अब जैसे बजट है आपका, अब बजट फिर चूंकि आपके एग्जाम से पहले फिर से फरवरी में आ जाएगा, तो बजट में मान लीजिए यही एमआरएस स्कीम पे मेरा पूरा अनुमान है कि गवर्नमेंट इस पे बजट बढ़ाएगी। तो जो गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो उस समय आपको मैं लेटेस्ट डेटा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। जब मैं बजट यूपी का कराऊंगा बताऊंगा मेंस में कहाँ पर क्या क्या लिख सकते हो, तो उसमें दे दूंगा, वहाँ पे आप लिख लेना इसको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बदलती रहती है। अब ये स्कीम 25-26 की बजट की थी, तो ऐसा नहीं इसको नहीं लिखोगे, क्योंकि इसको गवर्नमेंट खत्म थोड़ी करने जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो सरकार जगह जगह पे और समय समय पे अलग अलग महोत्सवों का आयोजन कराती रहती है। तो एक आदि महोत्सव आप सबने सुन रखा होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। तो आदि महोत्सव हमेशा जनजातियों से रिलेटेड ही होता है। वहाँ पे सारे जनजाति लोग अपने हस्तशिल्प उत्पाद और अपने हाथों की बनाई हुई सारी चीज़ें लाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं, तो उन लोग की आय हो जाती है। फिर हस्तशिल्प मेला आदि, इन सब के द्वारा वो लोग संरक्षण करते हैं सरकार। फिर स्वरोजगार योजना गवर्नमेंट लेकर के आई है SC ST महिलाएं सबके लिए, तो उसके तहत भी इन लोग का संरक्षण, मतलब इन लोग को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है, तो रोजगार हेतु ऋण प्रदान कर रही। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप सरकार के प्रयास में लिख सकते हो। एक सेकेंड, नेक्स्ट है यूपी में शहरीकरण। तो ये हमारा जनजाति से संबंधित सारे मुद्दे हो गए। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी और बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, इतना भी आपको याद रहे तो एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे। नेक्स्ट है यूपी में शहरीकरण। तो हम टू द पॉइंट चीज़ों को देख रहे हैं। अब इसमें भी आप डेटा से अगर शुरुआत कर दोगे तो अच्छा रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा माना जाएगा। तो याद रखिए यूपी जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आप इस तरह से लिखना कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, परंतु यहाँ पर शहरीकरण की दर राष्ट्रीय शहरीकरण की दर से कम है। अब दर भी लिख देना। तो यूपी में जो शहरीकरण की दर है वो 23% है। 2021 का डेटा ये कहता है, लेकिन जो राष्ट्रीय शहरीकरण दर है देश में वो 35% है। तो कम, मतलब आप देख पा रहे हो लगभग 12% की कम दर है शहरीकरण की। अब शहरीकरण की डेफिनेशन भी लिख सकते हो लोग कि मतलब गांव से शहरों की ओर जो पलायन होता है उसी को शहरीकरण कहते हैं। पलायन भी 2 तरीके का होता है। एक होता है कि वेल नोन, जैसे आप ही की नौकरी लग गई, आप गाँव में तैयारी कर रहे हो UPPSC की, आप ऑफिसर बन के SDM बन के आप शहर में आ गए, तो वो शहरीकरण में नहीं गिना जाएगा। वो पलायन आपका मजबूरी में नहीं है। ये शहरीकरण वो होता है जो मजबूरी वाला होता है, ठीक है, कि मजदूरी करने कोई जा रहा है और किसी स्वास्थ्य की वजह से जा रहा है। ये सब जो पलायन होता है गांव से शहरों की ओर, वो शहरीकरण में आता है, ठीक। तो आप डेटा, मतलब इंट्रोडक्शन में डेटा लिख सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने लिखा है कि चूंकि शहरीकरण की दर कम है यूपी में, यही कारण है कि पारंपरिक जाति संरचनाएं अभी भी कायम हैं। तो जितना शहरीकरण होगा उतना ही जातिगत संरचनाएं जो हैं वो टूटती रहती हैं। आप सब प्रैक्टिकली भी इसको देखते होंगे कि शहरों में जब आप आते हैं तो आप जातिगत बंधनों से थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि शहरों में एब्सोल्यूट जाति प्रथा खत्म है, या जाति प्रथा से भी ज़्यादा जो जातिवाद है, सोच का जातिवाद मन में, कि अपने को ऊंचा मानना, सामने वाले को नीचा मानना, ये जो जातिवाद वाला फॉर्मूला है, ये चीज़ें ज़्यादा गलत होती हैं। और शहरों में ये नहीं कहेंगे खत्म है, क्योंकि मुझे तो इवन आप कभी आपने भी नोटिस करा होगा, आप दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में या प्रयागराज, लखनऊ या फिर और मुंबई में जाओ आप, तो वहाँ पर भी शहरों में भी आपको जातिवाद दिखेगा, और बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म का दिखेगा कि जाति विशेष के लोगों को वो लोग रूम तक नहीं देते हैं अपने घरों में। अगर उनको पता चल जाए, और पता चल ही जाता, ऑब्वियस सी बात है, आधार कार्ड वगैरह लेते हैं, नाम वगैरह सब चीज़ें, जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को रूम वगैरह नहीं मिलता है। और मतलब अलग अलग तरह के भेदभाव होते हैं, और शहरों में भी प्रॉपर होते हैं। आप कभी शहरों के बड़े बड़े पार्क में बैठ कर देखिए, ये वो वाले पार्क नहीं जो एक सेंट्रल पार्क भी शहर में बना होता है, जो शहरों में सोसाइटीज़ होती हैं उनके पार्क में आप बैठ कर देखिए। पार्क में बैठे जो 10-10 लोगों के गुट होते हैं, उसमें भी आप देखोगे हर एक गुट में एक विशेष जाति के लोग बैठते हैं, और उसमें आपको मिलेंगे 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल के जो बूढ़े बूढ़े लोग होते, वृद्धजन लोग, वो लोग के अंदर भयानक जातिवाद। आजकल के अब जो जेन जी वाली पीढ़ी आ रही है, उसमें ये चीज़ें कम दिख रही हैं। तो कभी एब्सोल्यूट में ये चीज़ मत लिख के आना एग्जाम में कि शहरीकरण जातिवाद को ख़त्म कर देगा। ठीक है, शहरीकरण जातिवाद को मतलब खत्म करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, और प्रयास नहीं बल्कि कहेंगे, बल्कि एक वहाँ पे भी मजबूरी में जातिवाद, जहाँ पे भी खत्म है वो मजबूरी में है, ऐसा मतलब मेरा मानना है। क्योंकि जहाँ पे भी लोग शहर में जाके समृद्ध हो जा रहे हैं, तो उनके अंदर की जातिवाद जो चीज़ें हैं, पूर्वाग्रह हैं, वो उठकर बाहर निकल करके आ जा रहा है। ठीक है, तो ये खैर ऐसी बातें थी, आप लोगों ने खुद भी नोटिस करा होगा। आपको अगर कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, आप लोगों के अगर खुद के कोई एक्सपीरियंस हो तो। ठीक है, खैर अब हम देखते हैं, आपके एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको हम मतलब पॉइंट वाइज देखेंगे। तो अगर कम शहरीकरण यूपी में है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये भी आप देखो। तो सामाजिक गतिशीलता का अभाव होगा कहीं ना कहीं। सामाजिक गतिशीलता का मतलब क्या है कि समाज जो है वो गतिशील नहीं होगा, प्रगति नहीं करेगा अच्छे से। तो योग्यता और शिक्षा जो है वो निम्न स्तर की होगी, ना योग्य होंगे लोग, स्किलफुल हो गए, ना शिक्षा अच्छी होगी। जातिगत भावनाएं बहुत ही उच्च होंगी। उदाहरण अगर आपको देखना हो तो राजस्थान में घोड़ी नहीं चढ़ने देने की घटनाएं आज भी आती रहती, कितनी सारी घटनाएं राजस्थान में आती रहती हैं, और राजस्थान और हरियाणा जैसे पश्चिमी यूपी में ये सब घटनाएं आती हैं। जाति आधारित पेशा विभाजन भी है इसका प्रभाव। तो मेहतर, धोबी, नाई, ये सब काम विशेष जाति और धर्म के लोग ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। शिक्षा व सामाजिक चेतना का अभाव। अब सामाजिक चेतना के अभाव में एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। 2022 में अलीगढ़ में क्या हुआ था, एमडीएम में जाति आधारित भेदभाव हुआ था। एमडीएम मतलब मिड डे मील, जो स्कूलों में खाना बनता है। तो जो खाना बनाने वाली थी वो एससी कैटेगरी से थी, तो बाकी जो ओबीसी और सवर्ण समुदाय के बच्चे थे उन्होंने खाने से मना कर दिया था खाना, क्योंकि उनके घरों में ऐसा चीज़ें बताई गई थी, इन लोग कछुआ नहीं खाएंगे। तो बहुत विवाद हुआ था बाद में वहाँ पर, फिर एसडीएम वगैरह को इंटरफेयर करना पड़ा था। फिर वहाँ के स्कूलों के हेडमास्टर लोग भी उनके साथ भेदभाव करते थे, तो उन लोग को भी मतलब पेपर वेपर में आया था, उन लोग को भी खाना खिलाया गया था जबरदस्ती पर बिठा के। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन से थोड़ी, एक दिन जबरदस्ती खिला दोगे दोबारा थोड़ी खिला पाओगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और ये सब कम शहरीकरण के प्रभाव में आप लिख सकते हो। और चौथा है जाति राजनीतिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक राजनीति को इससे बढ़ावा मिलता है। तो ये 4 बड़े बड़े पॉइंट हैं कम शहरीकरण के प्रभाव में। अब कम शहरीकरण के प्रभाव ये हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ कारण भी होंगे, आखिर यूपी में कम शहरीकरण क्यों है। तो प्रभाव भी कारण ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब ये है कि हम ये जो प्रभाव मैंने आपको बताए, ये भी कहीं ना कहीं कम शहरीकरण के कारण में भी आ जाते हैं। ठीक है, कारण और प्रभाव दोनों में आ सकते हैं। भाई सामाजिक गतिशीलता यानी कि योग्यता, शिक्षा अच्छी नहीं है, जातिवाद ज़्यादा है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं शहरीकरण, कम शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। फिर जाति आधारित पेशा है, ये भी शहरीकरण को मतलब प्रभावित करते हैं। शिक्षा, सामाजिक चेतना नहीं होना, और ये तो सबसे मेन पॉइंट है कि राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है, वोट बैंक की राजनीति, इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं कम शहरीकरण होता है। बाकी 3 पॉइंट और लिख दिए कि भूमिगत स्वामित्व में असमानता है। तो ऑब्वियस सी बात है, भूमिगत स्वामित्व सवर्ण लोगों के पास ज़्यादा है, और उसके बाद ओबीसी वर्ण के पास ज़्यादा है। जनजातियों और जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनके पास बहुत कम स्वामित्व है।
ठीक है। ग्रामीण अभी बहुत कम आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में एग्जैक्ट डेटा लिख के आना, वो आपको GS1 में मिलेगा, क्योंकि GS1 सोसाइटी का मेरा नोट्स बन गया है, उसमें सब डेटा वगैरह दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वो सब कोट कर देना, ठीक है। ग्रामीण न्याय व्यवस्था में सामाजिक प्रभाव का दबाव भी रहता है, तो ग्रामीण न्याय व्यवस्था जो रहती है वहाँ पे सरपंच वाली जो व्यवस्था रहती है, आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं वहाँ पे आपने देखा होगा जो सवर्ण कैटेगरी की जाति विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोग ज़्यादातर न्याय व्यवस्था में रहते हैं और उन्हीं की बात वो सब मानते भी हैं। तो चूंकि उसका रीजन भी है, उनके पास भूमि स्वामित्व तो है, पैसा है, पढ़े लिखे भी उन्हीं के घर के बच्चे हैं, एक अलग माहौल है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, तो वो सब रहता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं कम शहरीकरण को के कारण में आ जाएंगे। आर्थिक अवसरों का केंद्रीकरण हुआ है, तो सामंतवादी व्यवस्था आज भी है कहीं ना कहीं, तो ये सब आप लिख सकते हो कम शहरीकरण के कारण में। अब क्या किया जा सकता है या फिर आगे की राह अगर आपसे पूछ ले तो सिंपल सी बात है कि संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। शहरीकरण हो लेकिन संतुलित, ऐसा नहीं कि कोई बिना काम के जा रहा है। और ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए। भाई औद्योगिकरण आप गांव में ही कर दो, किसी को शहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी। स्मार्ट विलेज की अवधारणा लाई जाए। स्मार्ट विलेज आपको पता होगा, अभी जो 2024 में मेंस हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, पेपर 5th में आपसे स्मार्ट विलेज पे अलग से क्वेश्चन पूछा था। तो इसको आप लिखो अपने पॉइंट में कि स्मार्ट विलेज की जो संकल्पना है उसको धरातल पे उतारा जाए, साकार रूप दिया जाए। हालांकि इसके लिए एक स्कीम भी चल रही है, PM ग्रामोदय योजना, इसका भी जिक्र कर सकते हो। तो ये योजना का जिक्र नहीं है, ऐसे लिखना कि PM ग्रामोदय योजना आदि का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, ठीक है। फिर है शिक्षा और डिजिटल समावेशन किया जाए। तो शिक्षा को समावेशन किया जाए, मतलब शिक्षा अंतिम छोर तक पहुंचाई जाए, ठीक है। डिजिटल समावेशन हो, डिजिटली भी शिक्षा दी जाए, E-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए, SC ST महिला आदि का सर्वांगीण विकास हो, NGO आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाए। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बेसिक पॉइंट, कि ये जागरूकता वाला ऐसा कुछ पॉइंट होते हैं, ये हर कोई हर एग्जाम में हर पॉइंट में लिख देता है। इसको आप लोग भी लिखना, मैं ये नहीं कहता कि इसको इग्नोर करना, पर इसको लास्ट वाले पॉइंट में हमेशा लिखना, कभी भी इसको पहला पॉइंट बना के मत लिखना, ठीक है। तो ये इतने मुद्दे हो गए शहरीकरण से रिलेटेड। नेक्स्ट है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या लिखोगे, तो कुछ पॉजिटिव लाइन लगे ऐसा निष्कर्ष लिखो कि शहरीकरण को केवल भौतिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के एक औजार के रूप में देखना होगा, तभी समाज या गांव या फिर देश मतलब सर्वांगीण विकास करेगा। इस तरह से लाइन को आप जोड़ सकते हो। और बाकी फिर आप इसको SDG वगैरह से जोड़ सकते हो। वो फिर मैं आपको जब आंसर इनरिचमेंट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद चीज़ें बताऊंगा तो वो मैं आपको दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कि किसमें क्या क्या कर सकते हो, मतलब टू द पॉइंट। वैसे तो मैं निष्कर्ष और जो भी कंक्लूजन होते हैं आपको मतलब एज इट इज हर टॉपिक में लिख के ही दे देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें रटी रहें, क्योंकि मैं बार बार कुछ चीज़ें बोलता हूँ, आप लोग भले अभी माने ना माने, पर आज नहीं तो कल आपको मुझसे सहमत होना ही पड़ेगा। अब जो आपका मेंस हो गया है वो आपका ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आप कम शब्दों में कितना अच्छा कितना क्या जल्दी जल्दी लिख सकते हो भाई, उसी से आप PCS बनोगे, क्योंकि ज्ञानी आपको बनना नहीं है और ना ही आप ज्ञानी बन पाओगे इतना पढ़ के, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक एग्जाम निकालना है और अब आपका एग्जाम आपको 7-8 मिनट में आंसर कंप्लीट करना है। 2 से 3 पन्ने भरने, UPPSC है, पन्ने भरे होने चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। उसके लिए आपको टू द पॉइंट इंट्रो कंक्लूजन बॉडी पार्ट रटा होगा, 4-4 पॉइंट 5-5 पॉइंट, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिलेगा, उसमें कंप्लीट ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और फिर हम नेक्स्ट पार्ट 6 पे मूव कर जाएंगे। जो लोग भी हमारे मेंस मास्टर ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको आज मतलब आज रात तक कुछ मैं प्रिंटेड नोट्स GS5 का प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट, फिर GS6 का भी दे दूंगा। तो उसको आप लोग टू द पॉइंट कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपको दिसंबर भर में 5-6 दोनों के मिल जाएंगे, ठीक है। और 20 तारीख के आसपास आपको GS5 का कंप्लीट ये हैंड रिटन इस तरह का मिल जाएगा। तो मैं एक चीज़ उन लोग को बता दूं कि आप लोग प्रिंट यही वाला नोट कराना, मतलब आपको प्रिंटेड फॉर्म में अगर निकलवाना हो तो ये मेरा हैंड रिटन जो नोट्स है इसको ही मतलब निकलवाना है, ठीक है। और बाकी मैं आपको यूपी सरकार आपके GS5 और GS6 दोनों में ही जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस पर सवाल आते हैं। हालांकि 2024 में के मेंस में नहीं आए सवाल, लेकिन पॉलिसीज़ पे 23 वाले में 4-5 सवाल आए थे, ठीक है। तो आ तो कभी भी सकते हैं। तो यूपी सरकार की जितनी भी 17, 18, 20 पॉलिसीज़ हैं उन सबको मैंने कंप्लीट एक साथ लिख लिया है कि इसमें क्या इंट्रो में लिखना क्या है, कंक्लूजन में क्या, बॉडी पार्ट में क्यों ज़रूरत है, कैसा क्या है, ओवरऑल मतलब 1 पेज के नोट्स हैं वो आपके ग्रुप पे ऑलरेडी आज सेंड कर दिए जाएंगे। आज नहीं तो कल मतलब इसको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। PDF अभी रेडी नहीं है, PDF जब जितना टाइम मिले, नोट्स मेरे रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो वो पॉलिसीज़ भी आपको सेंड कर दी जाएंगे आपके ग्रुप में। और बाकी जिन लोग को नोट्स चाहिए और मेंस मास्टर ग्रुप से जुड़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि और हाँ एक चीज़ और,
आप लोग को क्वेश्चन दे दिए गए थे कल हिस्ट्री के यूपी की, तो आप लोग आंसर लिख के उसको सबमिट कर दो अपने ग्रुप पे, ठीक है। और हाँ, जिसको जुड़ना है इस मेंस मास्टर बैच से वो जुड़ सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर लो। मैं बता देता हूँ 7007656697, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपको बता दिया जाएगा कैसे जुड़ना है। 1499 रुपये 1499 इसकी फ़ीस है। और ये बैच आपका पूरा कंप्लीट मेंस के एग्ज़ाम तक चलेगा। मेंस के एग्ज़ाम तक चलने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेबस तब तक पढ़ाया जाएगा, नहीं, सिलेबस आपका फरवरी में कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद हम प्रॉपर आंसर राइटिंग करेंगे। मतलब आंसर राइटिंग वो रहेगी इनरिचमेंट वाली, कि बॉडी पार्ट में कैसे फ्लो चार्ट और अच्छा कर लो, कैसे डायग्राम और अच्छा कर लो, कैसे आप इंट्रोडक्शन को और मतलब कैची बनाओ कि एग्जामिनर पढ़े उसको मजा आ जाए, कैसे आप कंक्लूजन और अच्छा करो, कैसे बॉडी पार्ट को सजाओ, मतलब वो सब काम आपको कराया जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और बहुत सारे वैल्यू एडेड जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और बाकी नोट्स GS1 के आपको फरवरी तक सारे कंप्लीट मिल जाएंगे, GS1 से 6 तक, ठीक है। और दिसंबर में ही आपका 4, 5, 6 तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमने एथिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे GS5 को और फिर 6 को, फिर हम GS1, 2, 3 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से, और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले ही आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, अच्छे नोट्स हो जाएंगे जिसको आप सिर्फ पढ़ो और लिखो और अंत वहाँ पर जाकर लिखो। और बाकी वैल्यू एडेड चीज़ें, हाई इनरिच जो चीज़ें हैं आपके आंसर को जो अच्छे से इनरिच करेंगी वो सब भी आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो आप वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में इस मेंस के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।